नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख के करीब पहुंच गई है। तो वहीं पर कई राज्यों की कोरोना संक्रमण दर बढ़ने के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दिल्ली में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। महज 10 दिनों में अंदर ही दिल्ली में करीब 60,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो वहीं पर राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात सुधरते हुए नजर फिलहाल तो नहीं आ रहे। राजधानी में 24 घंटे में मौत का भी नया रिकॉर्ड बन गया है। आपको बता दें कि बुधवार को सबसे ज्यादा 131 लोगों ने जान गंवाई है। तो वहीं पर 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए। इसके साथ ही दिल्ली में कुल मामलों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 5 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में 468 कोविड संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 12 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। तेजी से बढ़ते आंकड़े और घटती स्वास्थ्य सेवाओं ने हालात को अब और भी भयावह बना दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जीटीबी अस्पताल वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि जीटीबी अस्पताल में 232 आईसीयू बेड बढ़ाने की बात जो सरकार से की जा रही थी, उस पर सहमति बन गई है। इसके अलावा केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया है कि दिल्ली की धर्मशालाओं में 663 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। मार्केट बंद किए जाने को लेकर केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो 1-2 मार्केट राजधानी दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे। बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा अगर संक्रमितों की बात की जाए तो वो महाराष्ट्र में है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन आगे गुजरते जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली भी फिलहाल भयावह रूप लेती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे सहयोगी राजधानी जयपुर से नीरज शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कुछ दिन पहले भी आपने और मैंने इस मुद्दे को लेकर बातचीत करी थी, लेकिन उस वक्त इतनी भयावह स्थितियां नहीं बनी हुई थी, लेकिन आज की बात की जाए तो बेहद भयावह स्थितियां राजधानी जयपुर में भी। निश्चित तौर पर कोरोना महामारी की बात करें तो राजधानी जयपुर इसको अब वापस से गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर देश भर की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी और चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, इन दोनों के बाद में जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, ये देश भर में तीसरे स्थान पर कोरोना संक्रमण के मामले में आ गए हैं। जहां तक कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कुल जितने सक्रिय कोरोना संक्रमित इस वक्त हैं, करीब 19,500 उनकी संख्या है। इनमें से 6,500 के आसपास यानी कि 34% के आसपास जो कुल संक्रमित हैं राजस्थान के, उसके जयपुर राजधानी के अंदर 34% इलाज ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये तो वो लोग हैं जो ट्रेस हो पाए हैं, जो कि अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं और संक्रमित रोगी हैं। ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज एक बार फिर से अपील जारी करी है कि कुछ लोग कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों को सजग हो जाने की जरूरत है। हेल्थ प्रोटोकॉल को कड़ाई से और सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। यहाँ तक की स्थिति यह है कि राजधानी जयपुर में जिस तरीके से अभी पिछले दिनों निकाय चुनाव हुए, तो निगम चुनाव के दौरान रैलियां निकली, जुलूस निकले, इसके अंदर लोगों ने हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती। शादी ब्याह का ये सीजन चल रहा है, दीपावली का मौसम आया, इस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने कोरोना लॉकडाउन के तहत और अनलॉक के तहत जो अलग अलग गाइडलाइंस जारी हुई राज्य और केंद्र सरकार की, उनकी पालना में कहीं ना कहीं कमी रखी है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद निचले स्तर की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो प्रशासनिक अमला है, इसके साथ ही नगर निगम, ये प्रमुख जो एजेंसी हैं, इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। इन्होंने इस अनलॉक के चरण को एक ऐसे काल के रूप में समझ लिया जिसके अंदर
अनदेखी कर दी गई या उदासीनता बरत दी गई, और उसी का नतीजा ये है कि कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसारने लगा है और ये राजधानी जयपुर के लिए चिंता की बात हो गई है। आज राज्यपाल के निजी चिकित्सक की बात भी सामने आ रही है कि वो कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। तो निश्चित रूप से एक गंभीर स्थिति निकल करके सामने आई है। साफ सफाई की बात करें तो राजधानी जयपुर में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर देखे गए हैं। न्यूज इंडिया ने खुद ने अपनी पड़ताल करी तो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। त्योहारी माहौल की बात करें तो माहौल तो निपट गया है त्योहार का, लेकिन अभी भी जो कचरा है वो सड़कों पर है। कई जगह सीवर लाइन उखड़े हुए देखे गए। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में जब सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं ख्याल नहीं रखा जा रहा है और निश्चित रूप से इस पर सख्त एक्शन लिए जाने की अब जरूरत महसूस हो रही है। नीरज, क्या लगता है जिस तरीके की आपसे कहा गया है कि वाकई सरकार भी लगातार हर स्तर पर कोशिश कर रही है, लोगों की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जो है उसे किसी तरीके से रोका जा सके, अगर वजह की बात की जाए तो क्या कुछ वजह है, क्या कुछ लापरवाही है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण फिलहाल की बात की जाए तो काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले दिनों की बात की जाए तो इतनी तादाद में कोरोना नहीं था, लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि जैसे जैसे साल बीतेगा वैसे वैसे कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर हालात तो बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। देखिए प्रीति, इसके लिए हमको शुरुआत के अंदर जाना पड़ेगा। जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी मार्च के अंदर, सबसे पहले भारत देश के अंदर भी राजस्थान पहला राज्य था जिसने राजस्थान के अंदर लॉकडाउन लागू किया था। और राजस्थान के 2-3 दिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने भी ऐलान कर दिया था कि देश में लॉकडाउन होगा। उसके बाद देश भर में लॉकडाउन लगा। राजस्थान का जो भीलवाड़ा मॉडल था जिसके अंदर बकायदा क्लस्टर बनाए गए और जिस तरीके से लॉकडाउन लागू करके वहां कड़ाई से सख्ती से निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई गई, तो वो देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में उभरा। लेकिन वही भीलवाड़ा मॉडल राजधानी जयपुर में आकर के और उतना सक्सेस नहीं हो पाया। उसका कारण जनसंख्या का एक बड़ा अंतर है। भीलवाड़ा के अंदर जनसंख्या का घनत्व जो है वो अलग तरीके का है। राजधानी जयपुर चूंकि पूरे राजस्थान की राजधानी है, 50 लाख से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर जनसंख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब सघन जनसंख्या होगी और परकोटा क्षेत्र जहां पर एक एक मकान में 50-50, 60-60 लोग रहते हैं, इससे ज्यादा भी संख्या कई जगह हो सकती है। कई पुरानी हवेलियां हैं जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे क्षेत्र के अंदर, ऐसे इलाके के अंदर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लोगों के लिए रहने का जहां संकट है, यहाँ एक एक कमरे के अंदर कई लोग रह रहे हैं, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे, ये एक चिंता की बात निश्चित तौर पर थी। इसके लिए सरकार ने बाकायदा शिविर भी लगाए और शिविरों के अंदर लोगों को रख करके और कोरोना का इलाज भी करवाया। और जो कैपेसिटी थी जांच क्षमता उसको भी बढ़ा करके 0 से बढ़ा करके 50,000 प्रतिदिन तक राज्य सरकार ले गई। निजी अस्पतालों ने पूरी तरीके से सहयोग किया। निम्स यूनिवर्सिटी और निम्स मेडिकल कॉलेज ने भी पूरा सहयोग राज्य सरकार का इस पूरे कार्यक्रम के अंदर दिया। जहां मुख्यमंत्री ने यह आह्वान किया कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो उसमें भी लगातार खाने की जो व्यवस्था है वो करवाई गई। अस्पताल की मेडिकल की सुविधाओं की बात की गई तो सुविधाएं बढ़ाई गई और उसके साथ ही लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया गया। संस्थाएं भी ऐसी है जिनकी ओर से लगातार इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं कि आम लोगों को इस महामारी के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नीरज, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कोरोना को लेकर दिल्ली में हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं और लगातार कोर्ट भी उसको लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगा रही है। 11 नवंबर को सरकार को फटकार लगाई थी हाई कोर्ट ने। आज भी एक सुनवाई में मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल सरकार अब केंद्र सरकार से बात कर रही है, जबकि बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो कॉम्बिनेशन अमित शाह की बैठक के बाद दिख रहा है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? क्या सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कितने लोग दिल्ली के मरेंगे उसके बाद केजरीवाल सरकार एक्टिव होगी? तो कहीं ना कहीं देखिए कोर्ट ने भी देखा है कि सरकार ढिलाई कर रही है। जो आईसीयू के बेड अब बढ़ाए जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन के प्रबंध अब किए जा रहे हैं सिलेंडरों के, वो कहीं ना कहीं पहले हो जाने चाहिए थे। जी प्रीति, इसके अलावा प्रशांत ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमेशा अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थितियां देखने को मिलती है या इस तरीके का स्मोक वहां पर देखने को मिलता है, और साथ ही इन्हीं महीनों में जब सर्दियां आती है तो हमेशा कह दिया जाता है कि आसपास के राज्य जो है वहां पर पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अगर कोरोना की स्थिति को उससे रिलेट करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ये भी बहुत बड़ी वजह है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना बढ़ने की कि आसपास में प्रदूषण काफी हद तक बढ़ा हुआ है।
जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोल्यूशन है वो दिल्ली का पहला कारण नहीं है। जी। और ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन इसी साल है और सरकार को पता नहीं था कि पोल्यूशन आना है। ये मौसम है पराली का, ये मौसम है प्रदूषण के बढ़ने का, ये मौसम था पटाखों का। जी। सरकार को पहले से ही पता था सांस लेने वाले रोगियों को जी। दिक्कत होगी ही होगी, ये जानकारी सबको थी। आपको पता है कि जी। कोरोना के पेशेंटों को सांस की दिक्कत ज्यादा होती है, यानी जिनको सांस की दिक्कत है वो जल्दी कोरोना पेशेंट हो सकते हैं। तो क्यों नहीं सरकार ने पहले सतर्कता बरती। इसी को लेकर आज हाईकोर्ट ने भी ये सवाल उठाए कि जब आपको पता है कि पराली जलने का ये मौसम आने वाला है, प्रदूषण बढ़ेगा, एक्यूआई जी। का स्तर काफी ज्यादा जाएगा और 999 तक चला जाएगा, तो क्यों ना आपने इसको लेकर पहले ही तैयारियां कर ली। जी प्रीति। जी प्रशांत, बिल्कुल सही आपकी ओर से कहा गया है कि वाकई सरकार जो है कहीं ना कहीं उन्हें भी ये मानना पड़ेगा कि उनकी ओर से भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर तो ढिलाई रही है, जिसकी वजह से फिलहाल प्रदूषण के साथ साथ कोरोना के ये हाथ दिल्ली में बने हुए हैं। आपके पास लौटूंगी प्रशांत, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें मेरे साथ फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार जी नरेश जी, पहला सवाल तो यही कि फिलहाल कुछ दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, तब भी लगातार इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि कोरोना के हालात जो हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। क्या कुछ वजह आपको नजर आ रही है? और फिलहाल जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि ये साल खत्म होगा, कोरोना भी खत्म हो जाएगा, नए साल की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ करेंगे, लेकिन यहां पर हालात तो बिल्कुल ही उलट नजर आ रहे हैं। देखिए, कोरोना की स्टोरी बहुत ही दुर्भाग्यवश कई कारणों से है। जी। आज से तकरीबन 10 महीने पहले, जब पहली बार, या 10 या 11 महीने पहले, अभी कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि इसकी एनिवर्सरी हो गई है जी। फर्स्ट केस चाइना में ऑलमोस्ट नवंबर 2019 में ही पकड़ा गया था और इंडिया में एंट्री तकरीबन फरवरी में हुई थी, जब केरला की एक स्टूडेंट डॉक्टर को चाइना में जो पढ़ रही थी उसको हो गया था। उसके बाद सच्चाई तो यह है कि अब हमारे लोकल फैक्टर्स अलग हैं, जैसे पोल्यूशन की बात दिल्ली या कुछ दूसरे शहरों में की जाएगी। एक जो तैयारी कमजोर है वो अलग है, इररिस्पॉन्सिबल सिटीजनरी अलग है, कोरोना का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अलग है, तो लोकल फैक्टर्स अलग हैं। हेल्थ सर्विसेज इंडिया की हम पहले से जानते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कमजोर है। इट इज ऑलवेज सप्लीमेंटेड बाय द प्राइवेट मेडिकल सेक्टर व्हिच इज कैन बी। तो कुछ स्थिति ऐसी बल्कि पेचीदी और गंभीर बन गई है कि बेचारी जनता त्राही कर रही है। दिल्ली में जो आज से 1.5-2 महीने पहले केस 1200 केसेस पर डे आ गए थे, वो अब 9-10 हजार की तैयारी कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका जो एकदम मतलब था, दैट इज द इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ पीपल। दूसरा कारण, भाई सरकार बनाई किस लिए गई है? सरकार बनाई इसलिए गई है वो सख्ती करे। अब आज मैंने सुना था कि बिना मास्क के अगर आप घूमेंगे, पहले शायद 500 का फाइन था, अब 2000 कर दिया गया। जी दिया गया है। दिस इज फर्स्ट रेस्टोरेंट फैक्टर। लेकिन जो ऐसे इंतजामात हैं वो बहुत ही हमारे देश में हमने देखा कि बहुत ही धीरे भी होते हैं और बहुत कमजोर भी होते हैं। तब तक नुकसान तो हो चुका होता है। इस टाइम दिल्ली का हर जीने वाला, कल एलजी ने कहा वो सोशल गैदरिंग को 50 कर दिया गया है, पहले 200 थी। कहने का मतलब ये कदम, दीज आर ओनली हाफ हार्टेड एंड दे आर ओनली रिएक्टिव मेजर्स। कहीं नरेश जी कह सकते हैं कि सरकार की बौखलाहट नजर आ रही है, सरकार सही ढंग से कोरोना पर काबू नहीं पा रही, इसी वजह से इस तरीके से अब लगातार नए नियम बनाए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कहूंगा, इस चीजों को प्रीएम्प्ट करना चाहिए। प्रीएम्प्ट करने का मतलब, जैसे कोई क्राइम होता है तो हम कहते हैं उसकी इंटेलिजेंस होती है, उसी तरीके से अगर ये बीमारी बढ़ रही थी तो उसका सबको पता है। इट हैज हैपेंड इन मैनी प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड कि पहले एक बार लॉकडाउन लगा, फिर थोड़ा खोला गया, बीमारी फिर बढ़ गई, दोबारा लगा दिया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे मेजर्स हमें बहुत जल्दी लेने चाहिए और पूरी तैयारी के पुख्ता इंतजामात के साथ किया जाए तो हम जनता को बचा सकते हैं। इस टाइम दिल्ली का हर नागरिक भयभीत है, मैं मर ना जाऊं, ये कोरोना ना हो जाए। हालांकि ये भी गलत है, जो लोगों की पैनिकी है नेचर है या लोगों का डरना है वो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। कि हम तैयारी तो नहीं करेंगे, वैसे तो हम पार्क में घूमेंगे, हम मार्केट में घूमेंगे, बाकी हमें कोरोना नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब, देयर हैज टू बी एन इंप्रूवमेंट ऑन बोथ वेज। सरकार अपना काम करे, सिटीजनरी यानी कि आम जनता अपने प्रिकॉशंस ले, फालतू डरे नहीं।
ये सब बिल्कुल, कुल मिलाकर डॉक्टर नरेश जी कह सकते हैं कि वाकई सरकार और आम जन को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी इस कोरोना महामारी से हम सब लोग बच सकते हैं। नरेश जी दोबारा आपके पास लौटूंगी। मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ काफी देर से बड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से डॉक्टर नरेश जी की ओर से बात कही गई है कि वाकई ही सरकार की ओर से क्या लगता है, कोरोना के जो हालात बने हुए हैं, सरकार देर से जो आएगी ये एक वजह रही, या फिलहाल जिस तरीके से सरकार की ओर से नए नए नियम बनाए जा रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर पहले 500 रुपए था मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना, लेकिन अब उसे 2000 के करीब कर दिया गया है। तो क्या वजह मानते हैं? क्योंकि खबरें ये भी नीरज सामने आ रही है कि मास्क ना लगाने को लेकर सरकार जितनी सख्त नजर आ रही है, वहीं पर तमाम रैलियां अगर की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है, वहां पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, सरकार नियम और कानून तो बना रही है जी, और सख्त नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में तो मास्क को लेकर के विधानसभा के अंदर विधेयक ला करके कानून तक बना दिया गया, लेकिन बात आती है फिर वहीं इम्प्लीमेंटेशन की। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसियां हैं जिनको सख्ती करनी है वो सख्तियां नहीं कर पा रही हैं, और उस सख्ती के नहीं होने की वजह से लोग लापरवाह हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना के महामारी का जो 1 साल ये बीता है, इस 1 साल के अंदर अंदर इतने ज्यादा लापरवाह हो गए हैं कि अब उनको इसकी चिंता कम होने लग गई है। उनको ये लगता है कि कोरोना एक नॉर्मल सी चीज है, या फिर ये कोरोना महामारी मुझे नहीं हो सकती, मेरी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा है, या फिर कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि ये बीमारी अब उसका अंत होने वाला नहीं है और हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो हेल्थ प्रोटोकॉल है, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना, बिल्कुल, और उसके साथ ही बार बार हाथों को धोना या फिर सैनिटाइज करना, इन 3 चीजों को वो भूल जाते हैं। दूसरा, त्योहारी माहौल रहा या प्रदूषण की स्थिति रही या हवा के अंदर नमी या ओलावृष्टि बारिश, जो कि राजस्थान में जयपुर समेत कई आसपास के इलाकों में देखा जाए तो उनमें रहा। ठंड का बढ़ता एक मौसम जो है, इस सर्दी के मौसम में कोरोना तेजी से फैलता है क्योंकि ड्रॉपलेट है वो देरी से सूख पाते हैं हवा के अंदर। अगर शुष्क हवा होगी, गर्मी का मौसम होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसी भी धारणा है। तो कई सारी चीजें हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित इन चीजों को कर रहे हैं। क्या लेकिन लगता है सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जल्दबाजी की गई है कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जा सके? अनलॉक जो किया गया है कहीं ना कहीं, और साथ ही आपने बताया त्योहारी सीजन, क्योंकि पहले जितने सीरियस लोग इसको लेकर दिखाई दे रहे थे वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन केस अभी भी बढ़ रहे हैं। देखिए प्रीति, केंद्र सरकार ने जो अनलॉक के चरण चालू किए हैं, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने तो निश्चित रूप से सोच समझ के किए हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और आम जनता की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको देखते हुए। अगर लॉकडाउन ज्यादा समय तक अगर ये लागू रहता तो लोगों के पास कैसे उनकी आजीविका चल पाती। बड़ी बात यह है कि लेबर क्लास जो लोग हैं वो बड़ी संख्या के अंदर हैं, बड़ी संख्या के अंदर लोग गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं। भारत अभी विकासशील देश है, एक विकसित देश नहीं है। लोग इतने साधन संपन्न नहीं है कि आराम से अपनी जिंदगी लेविश तरीके से गुजार लें। लोगों को रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी भरना पड़ता है। ऐसे भी लोग जो हैं वो लोग हैं कि अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? ऐसे लोगों का रोजगार देखने के लिए, और दूसरा अर्थव्यवस्था का पहिया जो पटरी से उतरा हुआ था इसको वापस लाने के लिए पटरी पर सरकार ने कहा कि ये लॉकडाउन कोई एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता। हमें वापस अर्थव्यवस्था को तो गुजारना ही है पटरी पर। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही थी क्योंकि उद्योग धंधे ठप हो गए थे। अब जब लोगों की नौकरी जाएंगी, बेरोजगार लोग हो जाएंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी? तो निश्चित रूप से बहुत लेकिन नीरज, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि सरकार जो नियम कायदे कानून लगातार बना रही है उन पर खुद ही इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि रैलियों में और साथ ही आम सभाओं में लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते, उन पर तो जुर्माना नहीं लगता। प्रीति, यही तो बात है कि इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसीज हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन करना है इस चीज का, वहां कहीं ना कहीं लापरवाही निश्चित रूप से आई है। जहां पुलिस को इस चीज को देखना है कि मास्क लोग पहने, इसके साथ ही नगर निगम जो जहां सफाई की व्यवस्था करनी है, स्वच्छता रखनी है, उसका ध्यान रखें। तो निचले स्तर पर जो एजेंसी है इनकी लापरवाही बड़े स्तर पर रही है। और दूसरा, सरकार का एक ये भी मानना है, ये भी पक्ष है, लोगों में जन जागरूकता के जरिए लोग इसको सेल्फ मोटिवेट होकर के करें, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि जबरदस्ती फोर्सफुली किसी से ये काम करवाए जाए और लोगों के ऊपर लाठी का शासन लागू किया जाए। तो इस चीज से सरकार
कहीं ना कहीं बचती है लोकतंत्र के अंदर कि लाठी का शासन लोगों के ऊपर इस तरीके से नहीं थोप दिया जाए कि आप ये काम नहीं करते तो तुरंत आपको लठ पड़ने वाला है या फिर आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। तो इस तरह की तानाशाही पूर्ण रवैया भी सरकार नहीं अपना सकती है, लेकिन लोगों की जिंदगी को खतरे में भी नहीं डाला जा सकता। इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर भी सरकार आम जनता के प्रति रख रही है, क्योंकि लोग बहुत सारे परेशान हैं इस कोरोना महामारी से। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार आम जन के लिए ही है, और सरकार जो भी कामकाज करती है वो इसीलिए करती है कि आम जन की भलाई उसमें हो सके। प्रशांत शर्मा लगातार मेरे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक में क्या कुछ मुद्दे रहे और साथ ही कोरोना को लेकर क्या कुछ नई गाइडलाइंस? जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक में निर्णय हुआ कि जो जुर्माना बढ़ाना है, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि 500 रुपए से बढ़ाकर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना 2000 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसमें जानकारी दी गई कि 1400 और नए आईसीयू के बेड दिल्ली में बनाए जाएंगे, जिनमें से आधे से ज्यादा बेड केंद्र सरकार बना रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि अनलॉक को लेकर बात थी कि अनलॉक खत्म किया जाए, कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाए, तो वहां आम आदमी पार्टी का मत था कि जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पे लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन जो भाजपा और कांग्रेस के नेता उसमें मौजूद थे, विधानसभा दिल्ली के विपक्ष के नेता रामवीर विधुड़ी हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी हो, दोनों ने मांग की कि आम जीवन उसमें डिस्टर्ब होता है, लोगों को पैसा कमाने की जरूरत है, कई दिहाड़ी मजदूर हैं वो प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। इसके अलावा भाजपा ने उस मीटिंग में मांग उठाई कि जो 200 की जगह 50 लोगों की संख्या की गई है शादी में मेहमानों की, उसे वापस लिया जाए, क्योंकि उससे कोरोना बढ़ नहीं रहा है, उल्टा लोगों पर प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उस बैठक में मांग की कि जो छठ पूजा सार्वजनिक रूप से नहीं मनाने के आदेश दिल्ली सरकार ने दिए हैं उसे रद्द किया जाए, चाहे उसके लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़े। तो कुल मिला के बैठक में ये तय किया है कि कोरोना से तो बचा जाए, लेकिन लोगों को बिना परेशान किए, लोगों को परेशानी ना हो, दैनिक जीवन परेशान ना हो। जी, कुल मिलाकर प्रशांत कह सकते हैं कि वाकई सरकार की ओर से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कोरोना का स्तर जो है वो धीरे धीरे कम हो और उसके बाद में आम जनजीवन पहले की तरीके से चलता हुआ नजर आए। प्रशांत, आपके पास लौटूंगी, साथ ही मैं आपको बता दूं इस डिबेट में हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सभी से दोबारा से एक बार फिर उनका तारुफ करवाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से आम जनजीवन को लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ नीरज बने हुए हैं राजधानी जयपुर से, साथ ही दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर नरेश चावला जी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे साथ अभी फिलहाल एक मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर ज्योत्सना जी हमारे साथ जुड़ गई है। डॉक्टर ज्योत्सना रंगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। ज्योत्सना जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, जिस तरीके से मैम लगातार कोरोना जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम कोशिशें की जा रही है कि कोरोना को रोका जा सके और नए साल का स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाए, लेकिन फिलहाल की स्थितियां देखकर लग नहीं रहा कि ये सपना पूरा होगा। अगर हम लोग सब सावधानी बरतें और जो जनता है अपनी जिम्मेदारी समझे कि मास्क लगाए बगैर घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, जो कि हमें अमूमन बाजारों में नहीं दिख रही थी अभी त्योहारों में। तो अगर इन सब की पालना की जाए तो निश्चित ही हम बहुत अच्छे से नए साल का स्वागत कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्थितियां आपके सामने दिन ब दिन बदतर होती ही जाएगी। जी, क्या लगता है आपको सरकार की ओर से जो भी कामकाज किए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, उन सबको कैसे देखते हैं? आपको लगता है वो पर्याप्त है? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और देखिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो खुद जनता की है। हम लोग सरकार की ओर से आपको समझाइश की जा सकती है, सरकार की ओर से गाइडलाइंस तय हो जाएगी, सरकार आपको कानून बना देगी, आपको सहायता दे पाएगी, चिकित्सकीय सहायता दे पाएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है प्रिवेंशन की, रोकने की, वो तो जनता की खुद की है। तो जब तक जनता स्वयं इसके लिए मानसिक रूप से, अभी तक भी 8-9 महीने होने के बावजूद भी अगर हम ये देख रहे हैं कि बाजारों में भीड़ है, लोगों को ये लग रहा है कि मुझे नहीं हो सकता, ये टेंडेंसी, ये जो आदत है जब तक नहीं चेंज होगी तब तक हम शायद
इससे निजात नहीं पा सकते। जी, अगर सिम्टम्स की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है उनमें ये कहा जा रहा है कि तमाम सिम्टम्स है, बदले बदले नजर आते हैं, कभी किस तरीके सिम्टम्स सामने आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो स्टेज बनी हुई है कोरोना की, इसको लेकर क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं? अभी भी देखिए हल्के फुल्के लक्षण तो वही बुखार, खांसी, सूखी खांसी, सांस में उठाव, लेकिन उसके साथ साथ इतने सारे अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन आ रहे हैं कि हम किसी को एक को पूरा उसमें बांध नहीं सकते। तो अभी तो हम लोग सिर्फ यही कहेंगे कि बचाव इसका सबसे बड़ा उपाय है। जी ठीक है, ज्योत्ना सी दोबारा आपके पास लौटूंगी। नरेश जी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कोरोना जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सरकार तमाम इंतजामात कर रही है, लेकिन साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि सरकार की ओर से जो इंतजामात किए जा रहे हैं, खुद अगर सरकार के लोगों पर उनको इंप्लीमेंट करने की बात कहें तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार चूकती हुई नजर आती है और इसका असर आम लोगों पर पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सबसे पहला दायित्व है वो इंसान का खुद का है। जी। सरकार नियम बनाती है। हमारे देश में और हमारे हर राज्य में एक मैंने बड़ी मुसीबत देखी है, कोई भी राज्य ऐसा पॉपुलिस्ट काम करने में हिचकिचाती है जिससे लोग उसको अगली बार वोट ना दें। द सेंटर ऑफ एवरी डिसीजन, एवरी रूल, एवरी लॉ इज ओनली वन, या लोग नाराज ना हो जाएं, लोग नाराज ना हो जाएं। अरे भाई, अगर लोग नाराज होंगे तो लोगों को जो किया जा रहा है उनके हित में किया जा रहा है, और हमारी अपोजिशन की हमेशा ये कोशिश होती है कि उसको नकारना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम चाहते हैं लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, तो सोशल गैदरिंग का साइज जो बीच में 50 से 200 किया गया था उसको रिवर्स किया गया है। इट शुड बी वेलकम्ड बाय एवरीबॉडी। दूसरा, आपने कहा कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे देश में, चाहे दिल्ली प्रांत में भी कहा जाए, दिल्ली की राजधानी में भी कहा जाए, असूल तो बन गया, उसका इंप्लीमेंटेशन किया नहीं जाता है, तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सिर्फ यही कहना पसंद करूंगा, भाई जो ये फैसले सरकार करती है उसको टोटल फॉलो करो। इसमें कोई शक नहीं कि ये मतलब कि फेस्टिवल सीजन आया था, और हमें सुनना है कि नेक्स्ट, आई वुड से इन नेक्स्ट 20 दिनों में, 22 दिनों में देयर आर मोर देन 1 लाख मैरिजेस। जी, 1 लाख मैरिजेस का मतलब है कि फैसला किया गया तो थोड़ा समय देना चाहिए था। दूसरा, लोगों को संभालने का समय देना चाहिए था। तीसरा, अगर फैसला कर ही लिया है अपने राज्य के हित में, इसको सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए, इसको सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए। अगर ये मास्क के बिना वाला है उसको भी सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए कि 2000 फाइन कहते हैं, अगर आपको एक दिन में अगर 1 लाख लोग वैसे मिल जाते हैं तो 1 लाख फाइन्स किए जाएं। देखा जाता है कि पहले सरकार ढील के फैसले करती है। दूसरा फिर हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं वो उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती हैं, तो देखा गया असूल बन भी गया, कुछ हुआ भी नहीं। दैट फर्दर disappoints the people. So I would say सबसे पहला दायित्व लोगों का है। अरे भाई, आपने अगर त्योहार मनाना भी है, शादी मनानी भी है, तो एटलीस्ट प्रिकॉशंस लेके करो। इसमें कोई शक नहीं, इन दिल्ली द डिसीज हैज गॉन प्रैक्टिकली आउट ऑफ कंट्रोल, और इसमें भी कोई शक नहीं है, यही कंट्रोल अगर हम सब मिलके चाहें, सरकार चाहे, देशवासी, दिल्ली वासी चाहें, एनजीओस चाहें, द हेल्थ एजेंसीज चाहें, नहीं ना केवल चाहने के अलावा पर्याप्त कदम उठाए जाएं, तो मैं कहता हूं 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर स्थिति रिवर्स हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से जी नरेश जी, जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई गई थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ लापरवाही रही है, कुछ ज्यादा ही अचानक से ढील दे दी गई, जिसकी वजह से ये अचानक से अब वापस बढ़ गया है? ये भी हो सकता है, और इसमें भी कोई शक नहीं, लोगों को लॉकडाउन का फटीग हो चुका था, एक मन में आ चुका था। कब तक? आज भी लोगों का एक ही सवाल है, कब तक? इट इज ऑलमोस्ट नाउ 9th मंथ होने वाला है, 8th मंथ क्रॉस होने वाला है, तो लोगों का है भी हमने अच्छा कॉपरेट किया था, सब कुछ किया था, हमें तो ये उम्मीद थी खत्म हो जाएगा। तो लोगों का ये समझना अत्यंत आवश्यक है, कोरोना एक डेडली वायरस है, एक अनप्रेडिक्टेबल वायरस है, जिसको अभी डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल नरेश जी, ये बात आपने सही कही, क्योंकि अधिकतर सामने मामले यही आ रहे हैं कि डॉक्टर से अभी तक सही ढंग से पहचान नहीं पा रहे कि वाकई आखिर समस्या क्या है। तो उसके तहत ये बहुत जरूरी है, पीपल हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। हमने जापान देखा है, हमने यूरोप के देश देखे हैं जहां बहुत तबाही फैल गई थी, उन्होंने बड़ी तेजी से रिवर्स भी कर लिया। हमारे देश में तो जो हो जाता है
जी नरेश जी, लगता है आपकी आवाज सही ढंग से मेरे पास नहीं आ पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ ही। जी ज्योत्सना जी के पास चलते हैं। ज्योत्सना जी, जिस तरीके से अभी डॉक्टर नरेश जी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से भी बताया गया कि वाकई ही ऐसा नहीं है, तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार की ओर से जो भी नियम अपनाए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही है कोरोना को लेकर, इन सभी को अपनाना पड़ेगा और तभी धीरे धीरे वापस आप अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर ला सकते हैं और खुद भी पहले की तरह जनजीवन जी सकते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना इसी तरीके से रहेगा, अपनी जिंदगी में इसको अपनाकर इसके साथ चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर नरेश ने भी बताया कि जब तक हम खुद जिम्मेदारी ना समझेंगे जी तब तक हम इससे निजात नहीं पा सकते जी। जहाँ तक साथ रहने की बात है, तो एक तो ये है कि आपको हर घर में ये बीमारी मिले, और एक ये है कि हम इसका कुछ लोगों को जिसको हो जाए उनको अस्पताल में आराम से इलाज कर सकें, उनमें बहुत फर्क है। तो अगर वो दूसरी स्थिति में आना चाहते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी समझनी पड़ेगी, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की ही है। सरकार कब तक आपको लॉकअप में रख पाएंगी, सरकारें कब तक आपको, ये इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं प्लस दूसरे और बहुत सारे इश्यूज है। तो हम चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल सिस्टम पे लोड कम हो, और उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें एक आम जनता के तौर पे। जी ज्योत्सना जी, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बच्चों को और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उनमें इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो उनको लेकर क्या कुछ प्रिकॉशंस उन्हें अपनाने चाहिए? बिल्कुल, उन्हें तो जहाँ तक संभव है घर से बाहर निकलना ही नहीं है, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और खासतौर से घर के जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें अपनी कमाई करने के लिए, जिन्हें अपना काम करने के लिए बाहर जाना है, वो भी सावधानी रखें कि जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखें। और जो भी जिनका भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे घर में कोई भी बीमार हो, गर्भवती महिला हो, ये सब बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप है, तो इनकी सुरक्षा करना भी हमारा एक परम कर्तव्य बनता है जी। और उसके लिए भी मैं यही अपील करूंगी आम जनता से कि आपके घर में जो भी ऐसे लोग हैं उन्हें बहुत ही सावधानी से सहेज कर रखें। जी ठीक है ज्योत्सना जी, दोबारा आपका रुख करेंगे। नरेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही कोशिश तमाम लगातार चल रही है कि कोरोना से जल्द हम सभी देशवासियों को और साथ ही पूरे विश्व को इससे छुटकारा मिल सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से ये बात कही गई थी कि फिलहाल तीसरी स्टेज वहां पर चल रही है, और उनकी ओर से कहा गया था कि पीक पॉइंट, क्योंकि तमाम लोगों की ओर से कहा जा रहा था जैसे जैसे सर्दी आएगी कोरोना बढ़ता हुआ नजर आएगा, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो प्रदूषण भी है, तो तमाम लोगों बातों को सुने और एक साथ इस चीज को लेकर आए। तो उनकी ओर से कहा गया था कि वहां पर जो तीसरी पीक पॉइंट आने वाला है वो फिलहाल नहीं है। तो आपको लगता है वाकई जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इनको देखकर लगता है कि वाकई सत्येंद्र जैन की ओर से जो बात कही गई है कि पीक पॉइंट नहीं है? देखिए, इस बात का मैं खंडन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूरी तरह सहमत नहीं होऊंगा कि दिल्ली में जो थर्ड स्टेज, जिसको कि हम कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं, मेरे विचार में वो पूरी तरह से इस टाइम प्रचंड रूप में है। प्रचंड रूप का मतलब दिल्ली में हम देख रहे हैं, चाहे वो क्रिटिकल केसेस हैं, वो ज़्यादातर हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन्स में, यानी कि 60-70 प्लस लोगों में हो रहे हैं, और जिनमें की कोमॉर्बिडिटीज ज़्यादा हैं। जो हमारा डेथ्स हैं मैक्सिमम, वो भी उसी ग्रुप में ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जो माइल्ड केसेस हैं और एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, वो सारी जनता में ही हो रहे हैं। सारी जनता में, इसकी वो 10 साल के बच्चे में भी हो रहे हैं, और 25-30 साल के युवा युवती में भी हो रहे हैं, मिडिल एज में, 40-55 में, सब में हो रहे हैं। हालांकि ये केसेस जो हैं ये बहुत ही माइल्ड हैं, इसमें डिसीज़ बहुत माइल्ड होती है कि फीवर मैक्सिमम 101 तक जाता है, और थ्रोट पेन और कफ एंड कोल्ड होता है, और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जो हमारा आपके देखने वालों को एक बताने का उद्देश्य है कि you see all patients do not have to be critical. There are many cases which are just mild. उसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दिया जाए, और साथ में उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, उनका ऑक्सीजन लगातार चेक होता रहे, उनको ट्रीटमेंट्स जो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कि एंटी तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या देखते हैं आप नरेश जी? वाकई वहां पर पीक पॉइंट पर है या नहीं? I think it is nearly, if it is not the peak, it is nearly the peak now. ठीक जी। फिगर हम
ना हो जाए जो कि थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट की जा रही है। अगर ऐसा ही बिहेवियर लोगों का बना रहा तो ये थोड़ा उठ भी सकता है। ये 10 के 12 और 14-15 हजार भी हो सकते हैं, क्योंकि मौसम की ठंड का होना प्लस पोल्यूशन मिला के पेशेंट को तकलीफ ज्यादा देंगे, तो उससे हम समझेंगे कि काउंट्स वो बढ़ेगी भी। और शायद हम ये तो नहीं कहेंगे पोल्यूशन इज द कॉज, बट पोल्यूशन इज एडिंग टू द मिजरी ऑफ पेशेंट। उनके जो सांस के जो सिम्टम्स हैं, मोस्टली जो डेंजरस सिम्टम हैं, वो सांस वाली खांसी, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, ये चीज इतनी ज्यादा होती है कि पेशेंट महसूस करता है कि मेरी छाती चोक हो रही है और उसका ऑक्सीजन और नीचे चला जाता है। जी पेशेंट की बिल्कुल नरेश जी, तो कुल मिलाकर जी कह सकते हैं कि वाकई ही जिस तरीके से लगातार इससे बचाव की कोशिशें आमजन और सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय राजधानी में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी काफी इफेक्ट कर रहा है कोरोना की स्थिति फिलहाल जो बनी हुई है। दोबारा आप सभी तमाम मेहमानों का रुख करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार कोरोना जो है वो बेलगाम हो रहा है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत शर्मा दिल्ली से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आपसे एक सवाल अभी मेरे जहन में ये आया कि कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो दिल्ली में बरसात हुई थी और बरसात होने के साथ ही सर्दी बढ़ी है। सर्दी बढ़ने के साथ वहां पर तमाम छोटी बीमारियां कह सकते हैं कि जुकाम खांसी लोगों को हुई है, लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जो स्थितियां बनी हुई है उसमें कोरोना से ज्यादा नॉर्मल पेशेंट जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो प्रशांत, लगता है कि जिस तरीके से नॉर्मल खांसी जुकाम या बुखार लोगों को सर्दियों में होता है, इनकी भी भीड़ काफी तादाद में हॉस्पिटल्स में नजर आ रही है। जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल पेशेंट है, मौसम परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से खांसी, जुकाम, वायरल के पेशेंट बढ़ते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है जी। और दिल्ली में भी ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा डेंगू के जो पेशेंट होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो जहां केजरीवाल सरकार की बात करें, वो इनकी तैयारियां करती भी है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कोरोना की तैयारी भी उन लोगों को कर लेनी चाहिए थी। जैसे आज सर्वदलीय बैठक के बाद वो अपील करते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता चौराहों पर जाएंगे, घर घर जाएंगे और मास्क बांटेंगे। वो तय करते हैं कि आरटी-पीसीआर की जांच जो बढ़नी चाहिए 27,000 तक होनी है, वो आज डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि मास्क पर जुर्माना होगा। तो क्यों ना ये निर्णय पहले ले लिया गया, जब मौसमी बीमारियों और डेंगू को लेकर भी आप तैयारियां करते हैं। जैसी बात आप पूछ रही हैं कि बिल्कुल निश्चित ही दिल्ली में भी ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आपको ये तय था कि कोरोना का थर्ड वेव्स आना था, जो कि यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी मानते हैं कि उसका पीक दौर जा चुका है। वो मानते हैं कि अभी पीक दौर चला गया, लेकिन पूरी तरह से थर्ड वेव्स गई नहीं है। तो क्यों नहीं सरकार ने इसकी पहले ही तैयारी कर ली? अभी भी अगर सचेत हो जाए और जनता साथ देती है, जनता मान लेती है कि ठीक है सरकार जो कह रही है वो मान लेंगे, वो हमारे हित में है, वो हमारे स्वास्थ्य के हित में, तो निश्चित रूप से लोगों का जी प्रशांत, वाकई कुल मिला के कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्मली फीवर जो लोगों को हो रहा है, वायरल जो हो रहा है, उसकी तादाद भी मरीजों की काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स में बढ़ती नजर आ रही है। और वजह वाकई आपने सही कहा कि लोगों में डर इतना बैठ गया है कोरोना को लेकर कि हर छोटी बीमारी में उन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना हो गया। प्रशांत, लौटूंगी आपके पास। नीरज जी, आपसे भी मेरा सेम यही सवाल है। क्या लगता है, राजस्थान की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा मॉडल जो है वो पूरे देश में काफी प्रचलित रहा है, जिस तरीके से वहां पर कोरोना को लेकर रोकथाम की गई थी। फिलहाल अगर हालात की बात की जाए तो उससे तो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हुई थी, राजस्थान में बारिश हुई है, तो क्या लगता है कि वाकई जो मरीज सबसे ज्यादा बढ़ते हुए हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं वो यही वजह है कि वाकई उन्हें डर इतना लग गया कि हर छोटी बीमारी में लगता है कोरोना हो गया? देखिए डर जो है, डर एक अलग फिनोमेना है। फोबिया होना, किसी चीज़ का डर होना, ये अलग चीज़ है। बीमारी का प्रचार प्रसार और संक्रमण जो है ये बढ़ना अलग चीज़ है जी। दो अलग अलग जुदा जुदा चीज़ें हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें, कल का आपको आंकड़ा बता दूं, लेटेस्ट जो चिकित्सा विभाग ने जारी किया है, शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन जो कि चिकित्सा विभाग के हैं, राजस्थान में कोरोना से मृत्यु दर का जो प्रतिशत है 0.91%, यानी 1% से कम जो लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं उनकी मृत्यु का आंकड़ा अभी तक आया है। इनमें से कोविड से 2089 लोगों की अब तक प्रदेश में मौत हुई है जब से ये संक्रमण आया है। इनमें 1468 तो पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 621 है।
इनमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में 573 यानी करीब 650 केसेस जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनकी मौत हुई है, और शहरी क्षेत्रों के 1516 लोगों की मौत हुई है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौतें हो रही हैं कोरोना से। इनमें 60 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं, अब आप देखिए 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले 1264 व्यक्ति शामिल हैं। यानी ज्यादा जो संख्या है जिन लोगों की मौतें हुई है कोरोना संक्रमण के बाद में, वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनकी ज्यादा संख्या में मौत हुई है। करीब 1264 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। कोमॉर्बिडिटी जो है 1221 लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है, जिनको कोरोना के अलावा अन्य जो बीमारियां थी वो साथ में थी। किसी को किडनी की हो सकती है, लीवर की, हार्ट की, पेनक्रियास की या अन्य बीमारियां। तो इन टोटल आंकड़े में से 1221 ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी अन्य रोगों के कारण भी संक्रमण था या अन्य बीमारियां थी। अस्पताल में उपचार के दौरान 1940 लोगों की मौत हुई है और 149 ऐसे लोग थे जो कि मृत अवस्था में ही अस्पताल लेकर के आए गए थे, लेकिन वो कोरोना संक्रमित थे। ये एक लेटेस्ट फिगर है चिकित्सा विभाग का। RUHS जो है राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी का एक अस्पताल है जो कि प्रताप नगर में, इसको लेकर के चूंकि पूरी तरीके से कोविड को समर्पित राज्य सरकार ने अस्पताल कर रखा है, जल्दी अगले 4-5 दिनों के अंदर निर्देश दिए 1200 तक यहाँ की बेड की संख्या बढ़ा दी जाए। कोरोना संक्रमण निश्चित रूप से बढ़ रहा है। राजधानी जयपुर के अंदर काफी ज्यादा इसका प्रकोप है। कारण साफ है, एक तो जनसंख्या अधिक है, दूसरा यहाँ की जनसंख्या घनत्व है उसका भी फर्क है, दूसरा लोगों के अंदर शहरी जनजीवन के अंदर रहने के कारण और आसपास निकट ज्यादा संपर्क में आने के कारण महामारी जो है वो तेजी से यहाँ पैर फंसा रही है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर फिर भी जो लोग हैं वो दूर दूर या तो रहते हैं गांवों में या खेतों के अंदर घर बना रखे हैं या अलग अलग उनके पास में खेत बड़े हैं, फील्ड इलाके अच्छे हैं। दूसरा, ज्यादा लोग शहर अभी इस वक्त नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भी संक्रमण से बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी खासी संख्या में मौतें हुई है। 25% के आसपास उसका टोटल आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जताई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से पालना सुनिश्चित करें। कोरोना जो महामारी है इसका संक्रमण कब तक रहेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। नीरज, कुल मिला के कह सकते हैं कि वाकई ही जो बारिश हुई है इसके बाद से जो मौसमी बीमारियों में काफी इजाफा हुआ है, इसकी वजह से भी हॉस्पिटल्स में काफी तादाद में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से प्रीति, जब मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं तो मौसमी बीमारियों के साथ ही, बारिश के साथ ही मलेरिया के, डेंगू के, चिकनगुनिया के या फिर अन्य बीमारियों के मरीज ज्यादा निकल करके सामने आते हैं। लेकिन इस बार जो है ये कोरोना महामारी सब पे हावी है। अदर जो बीमारी थी कहीं ना कहीं वो गौण सी हो गई है, अन्य मौसमी बीमारियां। वायरल फीवर के जरूर केसेस निकल करके सामने आ रहे हैं और लोग लेकिन कतराए हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्योंकि हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, तो कहीं ना कहीं लोगों को कितना ही बड़ी बीमारी हो जाए एक संतुष्टि रहती है कि इसका इलाज जो है डॉक्टर्स के पास जाकर हो जाएगा। लेकिन कोरोना एक ऐसी महामारी आई है कि इसका इलाज अभी तक लोगों के पास नहीं आया, वैक्सीन अभी तक बनकर नहीं आई। इसकी वजह से लोग काफी डरे हुए हैं और यही वजह सामने आ रही है कि SMS में तमाम वायरल बुखार के लोग जो है वो भी कोरोना समझ के कि हमें कोरोना हो गया है लगातार हॉस्पिटल्स में जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, आपके पास लौटूंगी। नरेश जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, एक तो सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दोनों सहयोगियों की ओर से बताया गया, प्रशांत ने दिल्ली से मुझे बताया और साथ ही जयपुर से नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से भी बताया गया कि वाकई बारिश जो हुई है उसके बाद से सर्दी बढ़ी और सर्दी बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों में इजाफा देखने को मिला है। अगर हम अंतर करें, अगर ये कोशिश करें कि कोरोना क्या है, वाकई कोरोना के सिम्टम्स पता करने की कोशिश करें और साथ ही मौसमी बीमारियों के सिम्टम्स की बात करें, तो आपसे जानना चाहेंगे, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे वाकई क्लैरिफाई किया जा सके कि हमें कोरोना है या फिर मौसमी बीमारी। देखिए, आजकल पिछले दिनों में दिल्ली में अपार्ट फ्रॉम कोरोना यानी कि कोविड-19 डिसीज के अलावा वायरल फीवर या फ्लू या इन्फ्लुएंजा के केस भी देखे गए हैं और डेंगू के केस भी ज्यादा देखे गए हैं, टाइफाइड के केस भी देखे गए हैं और थोड़ा सा हमने इसको मलेरिया भी देखा है। तो जो हमने देखा है कि अगर हमें जो मेनली कंफ्यूजन होता है वो फ्लू और यानी कि इन्फ्लुएंजा वर्सेस कोविड-19। अक्सर देखा जाए कि फ्लू में बुखार बड़ी तेजी से आता है, बुखार 102-3 तक जाएगा और बहुत तेजी से आएगा, साथ में गला भी खराब होगा, जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी और सांस वाली खांसी भी हो सकती है। लेकिन ये सिम्टम्स बहुत तेजी से आएंगे, 2-3 दिन में अपने आप धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका बुखार स्टार्ट में कम है, आपका बुखार 99 to 100 होता है, साथ में थ्रोट पेन है, कफ एंड कोल्ड के सिम्टम और सांस वाली खांसी भी है और 3rd-4th डे पे अगर आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं और तब चांसेस
कोरोना के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हम नॉर्मली एकदम कोरोना टेस्ट के लिए इसको हम एक या तो उसको हम या तो RT-PCR करवाते हैं या एंटीजन जो इमीडिएट रैपिड एंटीजन टेस्ट है ये करवाते हैं। नॉर्मली इसको हमारे विचार में सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे तक देख के करवाया जाए। अननेसेसरी मैंने पिछले कुछ समय में देखा है कि मैंने ऐसे लोग छोटे सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सिम्टम है लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम है। मेरे विचार में ऐसा है, पेशेंट को कोई फीवर सिम्टम्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं है, लोग इसके लिए भी भाग के करवाने की सोचते हैं। मेरे विचार में जो ज़्यादा केयर मिलनी चाहिए वो 60-70 प्लस जहां ये लोग ऐसे अपने घर के कोई नौजवान या बच्चों के संपर्क में हैं, अगर बच्चों में और नौजवानों में भी इलनेस आ रही है उनका भी टेस्ट कराया जाए। अदरवाइज जिन लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है वो 60-70 प्लस या कोई कुल मिला के नरेश जी कह सकते लाइक डायबिटीज। जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। लाइक ना केवल डायबिटीज प्लस जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिन्हें कोरोना के अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो इजीली उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। ठीक है ज्योत्सना जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कोरोना के लक्षण लगातार दिखते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे ज्यादा खतरा आपने बताया कि 60-65 से ज्यादा की जो उम्र है उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें इससे बीमारी से बच के रहना चाहिए। क्या कुछ सुझाव आप देंगे हमारे दर्शकों को, और क्या कुछ ऐसी सावधानियां फिलहाल सर्दी को देखते हुए कोरोना के हिसाब से बरतनी चाहिए? मैं बार बार एक ही बात पे इंसिस्ट करूंगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग आपके लिए एक सबसे बड़ी सुरक्षा है, और आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे किसी भी वल्नरेबल ग्रुप में है या सुरक्षित ग्रुप में जो भी है, यदि आपने मास्क का प्रॉपरली प्रयोग किया है तो आप काफी हद तक इससे बच सकते हैं। और बार बार मैं आपको यही बात रिपीटेडली इंसिस्ट कर रही हूँ कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये हमारे लिए कोरोना से बचाव के सबसे बड़े साधन है, और पब्लिक के लिए ये बिना खर्चे का और या कम खर्चे का सबसे आसान साधन है, जिसको वो आराम से अपनाकर सभी लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट प्रशांत आपसे जानना चाहूंगी, छठ पूजा को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट आया हो, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में भी इसको लेकर बातचीत की गई थी, तो आपके पास कुछ अपडेट? सॉरी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, दोबारा बताएं। जी प्रशांत, छठ पूजा को लेकर भी सर्वदलीय बैठक में बातचीत की गई थी। जी प्रीति, मैं आपको बताऊंगा, छठ पूजा को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने मांग की थी कि इसको सार्वजनिक अनुमति दी जाए, लेकिन केजरीवाल ने मना कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ मैया में हम सभी की आस्था है, छठ मैया की पूजा हम घर बैठ के करेंगे। जो याचिका हाईकोर्ट में लगी थी दिल्ली में, वहां भी ये कहा गया है कि अगर जिंदा रहे तो पर्व अगले साल भी मना लेंगे। छठ पर्व के लिए सार्वजनिक पूजा करने की अनुमति नहीं मिली है। जी चलिए आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से कोरोना को लेकर फिलहाल हालात बने हुए हैं। लेकिन सबसे बात करने के बाद ही यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइंस जो दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए इंसान को सही ढंग से उसका पालन करना होगा, साथ ही मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। तमाम ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से अपना सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर हमें आगे के कामकाज करने होंगे, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।